जिस मुगल साम्राज्य ने भारत पर सैकड़ों सालों तक राज किया और उसे लूटा, आखिर उन मुगलों के वंशज आज गरीब कैसे हो गए? आखिर कौन है मुगलों के वंशज जो दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं? 1226 से लेकर 1857 तक जिस मुगल सल्तनत ने भारत पर हुकूमत की, हमारे मंदिर, खजाने और समृद्धि को लूटा, और जिन मुगलों के सामने बड़े से बड़े वीर योद्धा तक नहीं टिक पाए, उनका अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो जाना हैरानी की बात है। लेकिन उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। तो चलिए जानते हैं आज वो कहां पर हैं, कैसे हैं और किस तरह का जीवन जी रहे हैं। ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से लेकर आज तक के सभी रिकॉर्ड्स को खोजना होगा, जिसको हमने जुटाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि भारत में मुगल सल्तनत की नींव बाबर ने रखी। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना और 16वीं सदी के आखिर में मुगल सल्तनत के अगले वारिस और हुमायूं के बेटे अकबर ने दिल्ली का तख्ता संभाला, जिसे दुनिया के सबसे अमीर शासकों में एक माना जाता है। अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल बादशाह बना और शाहजहां को कैद कर और अपने भाइयों को मारकर उसी का बेटा औरंगजेब मुगल तख्ते पर बैठ गया। औरंगजेब मुगल इतिहास का वो बादशाह था जिसने न केवल सबसे लंबे समय तक शासन किया, बल्कि मुगल सल्तनत के पतन के बीज को भी बो दिया। 1658 में गद्दी पर बैठे औरंगजेब ने 49 साल तक भारत पर शासन किया, लेकिन अपने शासन के आखिरी 26 साल उसने दक्कन में मराठाओं के साथ जंग लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को हराने की कोशिश में उसने अपने 26 साल बर्बाद कर दिए, और ये सब उसको इतना महंगा पड़ा कि उसका सारा खजाना खाली हो गया। उसके राज में टैक्स बढ़ाए गए, जजिया दोबारा लगाया गया, मंदिर तोड़े गए, जिसकी वजह से राजपूत, मराठा, सिख, जाट जैसे हिंदू राजा नाराज हो गए और उनसे लड़ते लड़ते औरंगजेब की सेना थक गई। सैनिकों को सैलरी नहीं मिली तो उन्होंने लड़ना छोड़ दिया, और इसी तरह लड़ते लड़ते ही 1707 में दक्कन के अहमदनगर में 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल तख्त पर 12 बादशाह आए, लेकिन कोई भी ताकतवर नहीं था। 1707 से लेकर 1857 तक का यह दौर बाद मुगल दौर कहा जाता है। इस दौर का हर बादशाह सिर्फ 10 से 12 साल ही गद्दी पर बैठ पाया, और इनमें से ज्यादातर तो अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। औरंगजेब की मौत के वक्त उसका साम्राज्य 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन पूरा साम्राज्य कर्ज में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से औरंगजेब के तीनों बेटे आजम शाह, कम बख्श और मोहम्मद कम बख्श आपस में लड़ पड़े। आखिरकार औरंगजेब का एक ही बेटा बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया और फिर सिखों से संधि की, लेकिन दुर्भाग्य से कम उम्र में ही मर गए। उसके मरने के बाद उनके तख्त के लिए भाई भतीजे आपस में लड़ते रहे। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह सत्ता में आए, लेकिन वो भी सिर्फ 11 महीने शासन कर पाए, और उसे भी उसके वजीर जुल्फिकार खान ने मार गिराया और मुगल तख्त पर असली राज किया। इसके बाद 1713 में फरूख सियर ने मुगल तख्त संभाला और सैयद बंदू अब्दुल्ला और हुसैन अली की कठपुतली बनकर जाटों और सिखों का विद्रोह दबाया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की छूट दे दी, जिसकी वजह से वो सिखों के हाथों 1719 में मारा गया। फिर रफी उद दारजात और रफी उद दौला ने गद्दी संभाली, लेकिन बीमारी के चलते कुछ महीनों बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह शासन में आए, जिन्होंने 1748 तक मुगलों का वंश आगे बढ़ाया। मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला बादशाह कहा जाता है, और इन्हीं के शासन में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर कोहिनूर हीरा और तख्त ताउस को लूटा। इन्हीं के बाद अहमद शाह ने 1754 तक, फिर आलमगीर द्वितीय ने 1754 से लेकर 1760 तक दिल्ली पर राज्य किया। उसके बाद आए शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने औरंगजेब के बाद 1760 से लेकर 1806 सबसे लंबा शासन किया। उनके बाद अकबर शाह द्वितीय ने 1806 से लेकर 1837 तक
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत शासन किया और इन्हीं के बाद मुगल तख्त का आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय सत्ता में आया, जिसने 1837 से लेकर 1857 तक शासन किया। लेकिन 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों ने इसे कैद करके रंगून भेज दिया और इस तरह 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने मुगलों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। औरंगजेब की पीढ़ी के बाद मुगल सिर्फ नाम के बादशाह बने, उनके बेटी बेटियां बिखर गए। बहादुर शाह के 16 बेटों में से ज्यादातर फांसी पर चढ़ा दिए गए। बची हुई पीढ़ियां रंगून और मदीना भेज दी गई। बचे कुचे 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में भी मुगल सल्तनत के कोई वंशज मौजूद हैं? तो इसका जवाब है हाँ। 2025 तक की लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक मुगल वंशज भारत, पाकिस्तान और कुछ जगहों पर बिखरे हुए हैं। कुल मिलाकर कोलकाता में करीब 70, औरंगाबाद में 200 के आसपास वंशजों को ट्रेस किया गया है। फिलहाल भारत में सुल्ताना बेगम मुगलों की वंशज होने का दावा करती हैं। इनकी उम्र 74 साल है और ये औरंगजेब के वंशज मिर्जा बेदार बख्त की विधवा हैं, जो बहादुर शाह जफर के परपोते भी थे। यानी ये दोनों बादशाहों से जुड़ी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोलकाता के पास हावड़ा की एक झुग्गी में 2 कमरों के घर और पड़ोसियों के साथ शेयर्ड किचन में रहती हैं। सड़क पर नल से पानी भरती हैं और इनकी हालत बेहद गरीबी और भिखारियों जैसी है। फिलहाल सुल्ताना बेगम महीने के 6,000 रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन पर गुजारा करती है। उनके पति 1980 में चल बसे थे। इनके 6 बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ एक बेटी माधु बेगम उनके साथ रहती है। बाकी बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। लोग बताते हैं कि सुल्ताना ने चाय की दुकान पर काम करने की और कपड़े बेचने की कोशिश भी की, लेकिन सब कुछ फेल हो गया और अब वो पड़ोसियों के घर के बर्तन धोकर थोड़ा बहुत कमाती हैं। कुछ एनजीओ उनकी मदद करते हैं, लेकिन सरकार की कोई खास सहायता अब तक उन्हें नहीं मिलती। वो कहती हैं कि अगर जफर ने सरेंडर ना किया होता तो क्या हम ऐसी जिंदगी जी रहे होते। सुल्ताना बेगम के ये शब्द मुगल इतिहास की विडंबना बयां करते हैं। सुल्ताना के अलावा कोलकाता में 70 के आसपास वंशज मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर हावड़ा जैसे इलाके में रहते हैं और इन लोगों के हालात भी पूरे तरीके से गरीबी में डूबे हुए हैं। सन 2009 में मुगल ट्रस्ट ने मुगल बादशाहों की बची हुई औलादों की ट्रेसिंग शुरू की थी, जिसमें पता चला कि सब के सब पेंशन या फिर एनजीओ हेल्प पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर के वंशज होने का दावा करने वाले याकूब हबीबुद्दीन तुसी की, जिनकी उम्र फिलहाल 50 से ज्यादा है और ये भारत के हैदराबाद में रहते हैं। फिलहाल ये औरंगाबाद के खुलकाबाद में औरंगजेब की कब्र के वक्फ प्रॉपर्टी के केयरटेकर भी हैं। सुल्ताना बेगम के मुकाबले इनकी हालत कुछ बेहतर है। ये हेरिटेज प्रिजर्वेशन में एक्टिव रहते हैं, खुद को बहादुर शाह जफर का परपोता बताते हैं और मुगल वंश की 6ठी जनरेशन का हेड अपने आप को क्लेम करते हैं। ये आज भी अपनी फैमिली के बेटे को प्रिंस का टाइटल देते हैं। याकूब बताते हैं कि वो गरीब नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर भी अपने पूर्वजों के हेरिटेज प्रिजर्वेशन में फुल टाइम लगे रहते हैं। अप्रैल 2025 में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरियस को याकूब ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सरकार से औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा की मांग की, क्योंकि मार्च 2025 में जब नागपुर में हिंसा हुई थी, तब वहां कुछ ग्रुप्स ने कब्र हटाने की डिमांड की थी। याकूब ने कहा कि ये कब्र यूनेस्को कंजर्वेशन के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और डिस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। याकूब आज अयोध्या राम मंदिर डिस्प्यूट और ताजमहल ऑनरशिप क्लेम्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। वो आज भी कहते हैं कि अगर बाबर की प्रॉपर्टी मौजूद है तो उसके असली उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वहीं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान के लाहौर में बहादुर शाह जफर के कुछ वंशज लाहौर फोर्ट के पास रहते हैं, जो कुछ दर्जन के बराबर हैं। हालातों की बात की जाए तो ये भी आज गरीबी, बेनामी और भिखारीपन से जूझ रहे हैं। किराए के छोटे छोटे घरों में ये गुजारा करते हैं और एक एक रोटी को मोहताज रहते हैं। 2025 के एक वीडियो के मुताबिक वो पार्टीशन के बाद यहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन पाक गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी से उन्हें कोई भी स्पेशल सपोर्ट नहीं मिल पाया। इनमें से ज्यादातर लोग
लोअर क्लास जॉब्स जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस या लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, कर्म का फल किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। अब सोचिए, जो मुगल सल्तनत भारत पर राज करने वाली सभी ताकतवर सत्ताओं में से एक थी, जिन्होंने बेधड़क भारत को लूटा, भारत में बड़े बड़े महल बनाए, इमारतें बनवाई और राजसी जीवन जिया और करीब 300 साल से ज्यादा भारत को अपनी जंजीरों में रखा। आज उन्हीं की बची कुची औलादे गुमनामी, गरीबी और बदकिस्मती का जीवन जीने को मजबूर है। 2025 में इस शाही खून का संघर्ष अभी भी लगातार जारी है। ये कर्म का फल नहीं तो क्या है? खैर, आपको क्या लगता है? क्या मुगल सल्तनत अपनी वंशावली को आने वाले कुछ सालों में संवार कर रख पाएंगे, या फिर भारत के इतिहास से मुगलों का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।